रिजल्ट तो आ गया भाई माशाल्लाह, और आप लोगों ने देख भी लिया कि क्या हिसाब किताब है। खैर बहरहाल बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि ये पीआरसी नहीं है, ठीक है जी। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे बच्चों को पता चला ये पीआरसी नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल लेवल है, ठीक है। और चलो मैं बताता चलूँ, कल जब रिज़ल्ट आया तो शाम में मेरी जो है वो आई कैप के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में बात हुई कि यार इतना कम रिज़ल्ट क्यों आया FAR1 का और कॉस्टिंग का, बाकी सब्जेक्ट में तो फिर अच्छा हिसाब किताब है। तो कुछ चीज़ें मुझे पता चली जो मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग है कि बहुत सारा बच्चा ना 20 नंबर से कम पे फेल हुआ है। 20 नंबर से कम का मतलब समझते हो कि यार अच्छा खासा आपने या तो लेक्चर्स ही अटेंड नहीं किए, या आप पेपर के अंदर कोई एक आध सवाल ढंग से करके आ गए हो, एक दो सवाल बस, बाकी आपने जो है वो अल्लाह वास्ते छोड़ दिए, ठीक है जी। या आप जो करके आ रहे हो ना वो कोई और ही जो है वो सब्जेक्ट देकर वहाँ पेपर देकर आ रहे हो, सब्जेक्ट है कोई और, ठीक है जी, कॉस्टिंग का पेपर दे के नहीं आ रहे हो। फिर दूसरा बड़ा इशू आ रहा है, वो मेजॉरिटी वो बच्चा फेल हुआ है जो पीआरसी से कॉस्टिंग में आया था और उसकी पहली अटेम्प्ट थी, ठीक है जी। ये मेजॉरिटी ऐसा बच्चा फेल हुआ है, ठीक है। और मुझे जो ये फील होता है कि यार लास्ट टाइम का पेपर तो चलो एक एनॉमली थी, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी ये पेपर वॉज एनॉमली। और हाँ, ये भी नहीं होगा कि पिछले 2 अटेम्प्ट से जो पेपर आ रहे थे वैसा पेपर आया, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन सर ऐसा भी नहीं होगा कि जैसे लास्ट अटेम्प्ट का आया, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास एक अच्छा फेयर चांस है यार, ढंग से मेहनत कर लो, काम कर लो। MFA का आप रिज़ल्ट देख लो, 47% है ना, शायद 47% रिज़ल्ट है। और MFA में लास्ट टाइम हमारे पास 1700 तो पेड स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और तकरीबन कोई 1600-1700 के करीब ऐसे थे जो पूरे पाकिस्तान में जमा हुए थे। तो आप ये कह लेंगे जो पास हुए हैं उनमें से कोई 1000 बच्चा तो हमारा अपना ही होगा। और कैफ 5, 6, 7, 8 इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 1, 2, 3, 4 में एक ही मसला है जी। अच्छा 1, 2, 3, 4 में एक और बात भी, जिस बच्चे ने इंट्रो नहीं पढ़ा हुआ ना, ऐसा बच्चा अभी भी है, अभी भी जो है ना वो बार बार FAR1 का पेपर दिए जा रहा है। इस दफ़ा भी उसमें से तकरीबन 90% बच्चा फेल हुआ है। यानी ऐसा अच्छा खासा बच्चा है जो FAR1 का पेपर दे रहा है, उसने इंट्रो नहीं पढ़ा हुआ, वो AFC वाला जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो अच्छा मेरी आप लोगों से MFA वालों से गुजारिश ही, अच्छा एक तो जिसका कॉस्टिंग का रुका है वो सुकून से MFA का पेपर पढ़ता रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरी इस पर काफ़ी डिटेल में बात हुई है। और मेरी क्या यार 4-5 टीचर्स ने मिल के जो है ना वो ICAP को बावर कराया कि जो पॉलिसी है इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन डालना चाहिए। ये FAR1 वाली तो रखें आप, FAR1 और FAR2 वाली आप रखें, उसमें भी शायद उन्होंने अब ये कर दिया कि जिसके FAR1 में 30 नंबर होंगे वो FAR2 अटैम्प्ट कर सकेगा, 30 से कम होंगे तो नहीं अटैम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया है। और कॉस्टिंग और MFA में उन्होंने ये कर दिया कि कॉस्टिंग का पेपर अटैम्प्टेड होना चाहिए बिफोर अटैम्प्टिंग MFA, ठीक है। तो अटैम्प्ट हुआ होना चाहिए, ये मेरे ख्याल में अब रूल तो हो गया, लेकिन अभी थोड़े दिनों में अनाउंस हो जाएगा। 47% का रिजल्ट है ना, इसका मतलब समझ लो अब अगली दफ़ा 47 नहीं होगा, ये याद रखना। अब तुम लोग का नसीब बुरा है, तुम लोग जिस मॉड्यूल में घुस रहे हो उससे पुराना रिजल्ट सबसे अच्छा आ रहा है, ठीक है जी। कॉस्टिंग में घुसे उससे पुराना रिजल्ट को 47% का था। अच्छा मेरी जो कल बात हुई ना उसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि यार बच्चों ने कुछ सवालात, एक आध सवाल ऐसा था जो इससे पहले पास पेपर में इस तरह का सवाल आ चुका था। मैं हमेशा प्रोसेस का क्वेश्चन उसने बताया है, कोई ऐसा सवाल था उसने कहा जिसमें पास पेपर जैसा सवाल था वहाँ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो यूनिक क्वेश्चन आए बच्चा नहीं अटेम्प्ट कर पाया। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं यार, अगर मैं आज ये क्लेम करूं कि सर मैं आपको क्लास में MFA के 3000 सवाल करा दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपने उसमें से कितने सवाल किए खुद से बैठ के इंडिपेंडेंटली, ये बहुत काउंट करेगा। देखो MFA का पेपर ना बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर्ड हुआ पेपर है, उसमें अगर एक बंदा तरीके से पढ़ के जाए ना तो शायद पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सबसे इजी पेपर टू पास है। उसकी वजह यह है कि आपके पास प्रैक्टिकल साइड जो है वो ऐसी है कि
जिसमें अच्छे खासे नंबर निकाले जा सकते हैं, ठीक है। वह क्या उसके अंदर बजटिंग है, उसके अंदर फॉरेक्स है, बाकी सारी चीज़ें, उससे आप मार्क्स निकाल सकते हो। जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसमें भी जो एमसीक्यूज आते हैं वो बच्चा आराम से अटेम्प्ट कर लेता है, नहीं होता उसको मसला। और जो कोर थ्योरी का भी पार्ट है वो भी इतना डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है कि उस पर एग्जामिनर ने जिस तरह के मार्क्स रखे हुए ना कि इस एरिया से इतने आएंगे, इससे इतने आएंगे, तो बंदा आराम से उस पेपर को पास कर सकता है। तरीके से बस आपने चलना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्रैक्टिकल साइड को इतना स्ट्रांग कर लो कि थ्योरी में अगर वो कुछ चीज़ें घुमाता भी है, वैसे घुमाता नहीं है वो बेचारा, ठीक है जी। हरामखोरी हमारी होती है कि थ्योरी देख के ही नहीं जाते हैं, सिर्फ एक आध दफ़ा रीड करके चले जाते हैं, वो भी पास हो जाते हैं, वो भी पास हो जाते हैं। क्यों? प्रैक्टिकल साइड पे 60 नंबर में से वो अच्छे खासे टिका के 45-40 निकाल लेते हैं, पीछे रह जाते हैं कितने, 10 नंबर, वो एमसीक्यूज में निकल आते हैं, ठीक है जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार देखो, इस दफ़ा चीज़ें देख के जाना। मैं भी अगली दफ़ा हम ये भाषण दे रहे हो कि इस दफ़ा जो 23% का रिजल्ट आया एमएफए में, उसका रीज़न ये है और वो है। अल्लाह के वास्ते आप चीज़ें देख के जाना। बाकी भाई माशाल्लाह खिज़र जिसका कॉस्टिंग में मेरिट आया, बड़ी तो तुम्हारे लिए तालियां होनी चाहिए पहले तो यार, ठीक है जी। अच्छा, आपकी बड़ी जो है वो तारीफ़ हुई है कल, ठीक है जी, कि आपने पता नहीं क्या ऐसा पेपर दिया है कि बिल्कुल सोल्यूशन आई कि आपका छाप दिया आपने, ठीक है जी। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने वो दिया। तो बहरहाल वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट, ठीक है। और बस अभी एमएफए में भी आपने ऐसी मेहनत करनी है। ये जिसको मैं बोलता हूँ वही नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन तुमसे उम्मीद है तुम कर लोगे इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, मैंने बेसिकली आज की क्लास इसलिए रखी थी कि मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ना एक लेक्चर रिकॉर्ड करा के इनको दे दिया। अब आई डोंट नो उन्होंने अब तक अपलोड क्यों नहीं किया। एक छोटा सा पार्ट था उसका, मैंने सोचा मैं आपको क्लास में करा देता हूँ। 2 पार्ट्स हैं, इस्लामिक फाइनेंस और अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। ये 2 ऐसे हैं जो एमसीक्यूज में भर के आते हैं, ठीक है। तो वो मैंने सोचा कि मैं आपको लाइव ही करा दूं। तो अपने पास हेडिंग डालें इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा देखें, इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं सर? आपने इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हैं इसका मैकेनिज्म का मतलब ऑपरेट कैसे करता है। मैं पहले आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। मुझे एक बात बताएं सर, ये मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो बिजनेस करता है। मिसाल के तौर पर सर ये पेन्स बेचता है, ठीक है जी, स्टेशनरी बेचता है। ये बंदा स्टेशनरी बेचता है, सेलर है स्टेशनरी का। इस्लामिक फाइनेंस हम पढ़ने जा रहे हैं सर। ये बंदा जाता है एक बैंक के पास, इस बैंक का नाम है इस्लामिक बैंक। अच्छा, ये बिल्कुल सही तरीका है, सही जेन्युइन इस्लामिक तरीका है जो फाइनेंस का मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये बंदा जाता है इस्लामिक बैंक के पास और कहता है, इस्लामिक बैंक मुझे स्टेशनरी ख़रीदनी है, मुझे हेल्प करें। इस्लामिक बैंक ने कहा कहाँ से ख़रीदनी है? उसने कहा जी ये मेरे पास जो है ना स्टेशनरी की एक दुकान है ABC लिमिटेड, यहाँ से मुझे स्टेशनरी ख़रीद के दे दो। अच्छा, ये दोनों आते हैं, इस्लामिक बैंक भी आता है और ये सेलर भी आता है, यानी स्टेशनरी वाला भी आता है। दोनों आते हैं और यहाँ से स्टेशनरी ख़रीदते हैं 100 रुपये की। ये ख़रीदता कौन है? ये इस्लामिक बैंक ख़रीदता है, ठीक है जी। एक डील हो गई। इस्लामिक बैंक इस सेलर को स्टेशनरी 105 रुपये में बेच देता है। इस्लामिक बैंक स्टेशनरी इसको कितने में बेच देता है? 100। खरीदी कितने में? इसके सामने खरीदी 100 रुपये में, और 100 रुपये की जगह इसको कितने में बेच दी? और कहा बेटा आप ये 105 रुपये या तो यकमुश्त एक साल बाद दे दीजिएगा, या ये 2 किस्तों में दे दीजिएगा, 52, 53, 52 करके, ठीक है जी। यानी ये पैसे आप चाहें तो एक साथ कुछ साल टाइम बाद दे देना, वो टाइम बता दिया जाता है। या आप क्या करना सर, ये टुकड़ों में भी दे सकते हो। अब मुझे बताएं, ये कहलाता है मुराबाहा। मुराबाहा क्या है सर? एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें फाइनेंसर और आप दोनों को कॉस्ट की भी नॉलेज होती है और अमाउंट की भी नॉलेज होती है। मुझे बताएं इसमें बैंक का फ़ायदा क्या है? 5 रुपये का प्रॉफिट है। सर सेलर को क्या फ़ायदा है? सर उसको थोड़ा सा क्रेडिट पे जो है वो सामान मिल गया। मुझे बताएं सेलर ने किससे सामान खरीदा है? ये स्टेशनरी वाले ने किससे सामान खरीदा है? इस बंदे ने इस्लामिक बैंक से सामान खरीदा है। ये बात समझ आती है? किससे खरीदा है? इस्लामिक बैंक से। इसने प्रॉपर ट्रेड की है।
105 रुपये में एक चीज़ खरीदी और वो 105 रुपये इसने कैसे देने, ऐसा ऐसा देने। अब देखें सर, मुराबा सेल वेयर सेलर एक्सप्रेसली मेंशंस द कॉस्ट ही हैज़ इनकर्ड ऑन कमोडिटीज टू बी सोल्ड। हाँ जी, क्या बैंक ने इस बंदे को कॉस्ट बताई है? ऐसा है सर। सेल्स इट टू अनदर पर्सन बाय एडिंग सम प्रॉफिट और मार्कअप देयर ऑन विच इज नोन टू द बायर। क्या मतलब? इस्लामिक बैंक ने ABC से गुड्स खरीदी, उस पर कुछ मार्कअप ऐड किया जो कि किसको पता है? इस बंदे को पता है। ठीक है जी। अब सर सेल्स प्राइस इज एब्सोल्यूट, इसका क्या मतलब है? हमने ये नहीं कहा, ना ना ना, हमने ये नहीं कहा अगर आप 1 साल बाद देंगे तो 105 और अगर आप 2 साल बाद देंगे तो 110 और अगर आप 3 साल बाद देंगे तो 115। नहीं नहीं नहीं, इसमें प्योर सूद शामिल हो जाता है। सेलिंग प्राइस क्या है? एक एब्सोल्यूट नंबर 105, खत्म। ये बात समझ आती है? ये 3 पॉइंट जहन में बैठते हैं। मुझे बताएं सर, ये क्या हलाल तरीका है ना? इस्लामिक की हेडिंग डालिए मनुष्यों, हलाल नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा है सर, ये नोट करते हैं सर, शाबाश। अच्छा, मुराबा के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आखिर में जाके बता रहा हूँ, ठीक है? ये मुराबा मुरब्बा है ना, उसमें H डाल दो, ठीक है? क्या चीज? वो प्रॉफिट है, हैं? असली नजरिए से मैं उसको सूद मानता अगर डिले करने पे 105 की 106 कर देता, तो मैं कहता हाँ फिर तो पक्का सूद है। ठीक है ना? हैं यार? नहीं, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं तुम्हें। मैंने एक दिन मुफ्ती साहब से ये चीज़ पूछी थी, एक बड़े इस्लामिक जो है ना फाइनेंस पढ़ाने वाले मुफ्ती साहब थे, शरिया एडवाइज़र थे हमारे उसके इस्लामिक फ़ंड के। तो मौलाना तकी उस्मानी साहब के कोई शायद मेरे ख्याल में दामाद है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये तो सूद है। उसने कहा यार ये सूद नहीं है, ये अल्लाह की हदें। अल्लाह ने बय को हलाल करार दिया। बया जो है उसको मतलब सस्ता ख़रीद के आप महंगा बेच सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये अलाउड है। हाँ, अगर आप उसको कहो कि डिले करने में मज़ीद पैसे देने पड़ेंगे फिर हराम है। ठीक है जी, आपने उसके सामने एक चीज़ सस्ती खरीदी और महंगी बेच दी, ख़त्म। देखो कुछ चीज़ें ना अल्लाह की हदें। आप एक औरत से निकाह करते हो और आपसे कहा गया कि जी आप अपनी सिस्टर से निकाह नहीं कर सकते, ऐसा है नहीं है। अब एक बंदा लॉजिक लगाए तो बहन कौन है जी? सबसे अच्छी आपको जानती है, ठीक है जी, आपके साथ पली बड़ी है, उसको सब आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता है। लेकिन अल्लाह की एक हद है कि जी ये नहीं क्रॉस करनी है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको चीज़ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक होती है। तो ये प्योर एक हलाल चीज़। अच्छा, इसमें गाड़ियों का बिजनेस है, तो गाड़ी खरीदी 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे दे दी, अब अलाउड है? हाँ सर। तो इस्लाम में जो फाइनेंस लीज है ना, जिसमें अल्टीमेटली ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, वो अलाउड है, वो हलाल है, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर डिले करने में पेनल्टी है, अमाउंट एब्सोल्यूट नहीं है, देन फिर उसमें सूद की आमेजिश है। ठीक है जी। देखो यार, हम लोग इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा एक एब्सोल्यूट अमाउंट कोट कर दे ना, आप जाओ, आपने कहा जी गाड़ी, उसने कहा ये कैश के ऊपर है 20 लाख की और ये 25 लाख रुपए की गाड़ी, अगर आप 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे दें, कैश दे देंगे, ले जाएं, इंस्टॉलमेंट दे दो। आपने कहा अगर इंस्टॉलमेंट डिले कर दो, उसने कहा सर कुछ नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं चार्ज करूंगा। नहीं दोगे तो शायद गुस्से में आ गया, गाड़ी उठा लूँ आपकी, फिर जब आप पैसे दो तो आपको वापस कर दूँ, ज़्यादा ये कर सकता हूँ मैं। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त, ये हो गया मुराबहा। अब हेडिंग डालने अपने पास मुशारका। कौन सा? मुशारका, मुशायरा नहीं है। नथिंग, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा है मुराबहा, इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, कर सकता है यूज़ उसामा, सॉरी, आज अपलोड हो जाएगा बेटा हसन। चलो जी, मुशारका क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मुशारका सुनना। सर ये एक खूबसूरत सा घर है, इतना तो मैंने अपना घर बनाने के लिए मेहनत नहीं की थी यार। ये घर है सर, ठीक है जी, गौर तो सुनिएगा। और ये एक बैंक है और ये मैं हूं। और ये मेरी 2 बीवियां और बच्चे हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमें चाहिए घर, बड़ा घर चाहिए सर, ताकि मैं दोनों फैमिलीज को रख सकूं। अच्छा, मैं आया बैंक के पास, मैंने कहा बैंक मुझे एक अदद घर चाहिए, ठीक है जी। तो बैंक ने कहा यार ये घर है, आप एक काम करें, हम ये घर मिल के ख़रीद लेते हैं। मैंने कहा वाह, मतलब मैं आपके साथ मिल के घर ख़रीद लूँ बैंक के साथ। बैंक ने कहा ठीक है, आप मैं और आप मिल के ख़रीद लेते हैं। इस घर में इतने हिस्से के पैसे ना, इतने हिस्से के पैसे आप दे दें, ठीक है जी, बाकी हिस्से के पैसे मैं दे देता हूँ, ठीक है। यानी आप दे दें इसमें 30% और मैं दे देता हूँ उसमें 70%। मैंने कहा अच्छा, ये हमारी होगी शराकतदारी, मुशारका। बैंक ने कहा चूंकि मैं पैसा लगाऊंगा, रहेंगे तो उसमें आप, तो आप मुझे किराया देना। क्या देना? मैंने कहा अच्छा, मतलब आपको मैं रेंट दूं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब और तो सुनना, इस हिस्से का एक मार्केट रेंट होता है और वो रेंट है मिसाल के तौर पर 50 रुपये पर मंथ। कितने? 50 रुपये पर मंथ। किस हिस्से का? ये जो बैंक ओन करता है, ये वाला हिस्सा जो बैंक ओन करता है सर, 70%। ये वाला हिस्सा जो बैंक ओन करता है ना, ये इसका रेंट है कितना जी? 50 रुपये पर मंथ। मैंने बैंक को कहा मैं आपको दूंगा जी 60 रुपये पर मंथ, 10 रुपये ऊपर दूंगा मैं आपको। इस 10 रुपये से होगा क्या? आहिस्ता आहिस्ता मैं ये घर क्या करता जाऊंगा? खरीदता जाऊंगा। मैं आपको दूंगा 60 रुपये, आप शुरू के कुछ महीनों में 50 रेंट के नाम पे काटना और 10 आपका हिस्सा मैं खरीदता जा रहा हूं। अब चूंकि हिस्सा मैं खरीद रहा हूंगा तो मेरा हिस्सा क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये रेंट की अमाउंट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और मेरा हिस्सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एंड में होगा ये रेंट जीरो हो जाएगा और मैं पूरे 60 रुपये प्रिंसिपल में काउंट करा के आपसे पूरा घर खरीद लूंगा। ठीक है जी। ये क्या कहलाता है? मुशारका या डिमिनिशिंग मुशारका। मुशारका या डिमिनिशिंग मुशारका। अब मुझे बताएं सर, ये इस्लामिक है? इस्लामिक पढ़ा रहा हूं तो इस्लामिक ही होगा ना भाई, सोच क्यों रहे हो सर? अब मुझे बताएं, ये मन मंदिर में इस्लामिक है? नहीं होता अगर आप रेंट डिले करने की वजह से क्या देते? पेनल्टी देते। यहाँ रेंट डिले करने की वजह से पेनल्टी नहीं है, गालियाँ वालियाँ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन पेनल्टी नहीं है। ये बात समझ आती है? बहुत सारे उलमा इस चीज़ को हलाल नहीं समझते। उसकी वजह ये एक टिपिकल नॉर्मल बैंकिंग अरेंजमेंट में भी घर इसी तरह मिलता है। जो बैंक का पोर्शन होता है ना, बैंक उसको ट्रीट कर लेती है लोन, और लोन पे बना देती है इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट में एक पोर्शन प्रिंसिपल का होता है, एक इंटरेस्ट का होता है। उसी तरह जिसमें इसमें एक पोर्शन एक्विजिशन कॉस्ट का है और एक पोर्शन रेंट का है। तो कहते हैं यार ये तो एज इट इज वही बात हो गई जो एक नॉर्मल बैंक में होता है। लेकिन अगेन सर, इस पे जो है वो कुछ उलमा का दिल मानता है, मेरा दिल नहीं मानता। ठीक है जी। मैं इसको इस्लामिक ट्रीट नहीं करता, लेकिन आपकी किताब के हिसाब से क्या है, ये इस्लामिक है ऐसा? अब बताएं सर, अगर इस पे मैं लिखने जाऊं कुछ, लास्ट टाइम ने बेगम को बहुत मोटा करके दिखाया था। अब मुझे एक बात बताएं सर, इस पे क्या रट्टा मारना है? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं अराइजिंग फ्रॉम अ ज्वाइंट वेंचर, ये तो एक टेक्निकल डेफिनेशन है मुशारका की। ठीक है जी।
लेकिन मुशारका असल में है क्या कि किसी भी कैपिटल एसेट को आप परचेज करते हो जिसमें एक पोर्शन ऑफ फाइनेंस आप ऐड करते हो और एक पोर्शन ऑफ फाइनेंस कौन ऐड करता है? अच्छा, इस पर कमाई होती है किस फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में। ठीक है जी, आप तो अपने हिस्से की कमाई खुद कमाते हो, खुद खा लेते हो, लेकिन जो बैंक के हिस्से की कमाई है रेंट, वो क्या करते हो? उसको पे करते हो। और रेंट से आप क्या करते हो? ज़्यादा पे करते हो, ताकि आप क्या कर सको, एक पोर्शन ऑफ दी कैपिटल एसेट आप क्या करते जाओ, साथ साथ में खरीदते जाओ। पक्का ये याद रहेगा। सर इस पे आते हैं एमसीक्यूज़, अल्लाह के वास्ते ये देख लेना, और इसके देखो रट्टा वट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यार देखो, एक तो जो टेक्निकल वर्ड है ना मुशारका का, वो तो पार्टनरशिप है। तो ये टेक्निकली एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है कि दो पार्टनर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, एक एसेट खरीद रहे हैं। अब उसमें जनरली लॉस होता नहीं है रेंटल इनकम के अगेंस्ट ना, है। फाइनेंस लीज, बैंक लोन भी इसी तरह ही चल रहे होते हैं। अच्छा, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अगर तुम लोगों ने बनाया हो तो उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट हर अगले स्टेप पे क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। ठीक है जी, प्रिंसिपल की अमाउंट क्या होती जा रही होती है? बढ़ रही होती है। ऐसे ही सर हमारे पास तीसरी जो चीज़ है वो है इजारा। इजारा का मतलब क्या है सर? इजारा का मतलब है भैया लीज पे कोई चीज़ देना, किराए पे देना, ये इजारा है। किसी चीज़ को किराए पर देना इज इजारा। अब इसके लिए आपने ज़रा सा चीज़ें सुननी है सर। देखें, ये कह रहे जनाब, कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द ओनर ऑफ एन एसेट अदर देन कंज्यूमेबल्स। अदर देन कंज्यूमेबल्स का मतलब इन्वेंट्री टाइप की कोई चीज़ जो है वो इजारा में नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। ट्रांसफर्स द यूज ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब है सर? यूज ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? ना, यूज ऑफ राइट का मतलब है राइट टू यूज। इसका क्या मतलब है? राइट टू यूज। राइट टू यूज हमने पढ़ा सर, उसके अंदर पूरी जिंदगी लीज के अंदर राइट टू यूज का मतलब है जी, आपने किसी बंदे को अगर एसेट किराए पे दिया, इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो राइट टू यूज अगर किसी को आपने दे दिया है तो वो क्या है? लीज है। ठीक है जी। फॉर एन एग्रीड पीरियड, फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन, ये टिपिकल लीज की डेफिनेशन है, सिवाय इस चीज के कि इसमें एसेट स्पेसिफिक होने की कंडीशन नहीं है। लीज में एक और भी कंडीशन है, 4 कंडीशन है कि एसेट स्पेसिफिक हो, राइट ऑफ यूज कम्युनिकेटेड हो, ठीक है जी, कंसिडरेशन जो है ना वो मतलब शुरू में आपको पता, और अग्रीड पीरियड हो। ठीक है जी। ये कह रहे जी हमारे पास एक एसेट है सर, राइट टू यूज है, उसका हमने कम्युनिकेट कर दिया सामने वाली पार्टी को। ठीक है जी। फिक्स कंसिडरेशन है और एक टाइम पीरियड है जो हमने उसमें अच्छा, फिर राइट्स क्या हैं जी? लेसर के। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना जी, क्लियर ऐसे कर दें, नजर आ रहा है सही? पक्का चेक कर लो। वाकई धुंधला नजर आ रहा है क्या? पक्का तुम्हें? अच्छा, मेरी नज़रें ना वैसे मतलब सही नहीं है। सही है यार, सही है। नज़रें सही ना होने का मतलब ये कि नज़र सही नहीं आता। भाई क्या हो गया? हाँ जी सर, लेसर के राइट्स क्या हैं? और जो सुनना मेरे बच्चों, राइट ऑफ ओनरशिप, इसका क्या मतलब है? असल में ओनर कौन है? लीगल ओनर कौन है इसका? लेसर है सर। फिर लीगली बाउंड टू बेयर ऑल द रिस्क, इसका क्या मतलब है सर? ये जरा सुनना। मुझे एक बात बताएं, अगर ऐसे टूट फूट जाए लेसी से तो जिम्मेदार लेसर है, लेसी के ऊपर नहीं जाएगा। लेसी अगर अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर ड्यूटी ऑफ ड्यू केयर परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह अपने एसेट का ख्याल रखता हो, और उसके बावजूद वो टूट फूट जाए, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? लेसर की होगी। ठीक है जी। हाँ, अगर उसके हरकतों की वजह से एसेट टूटा तो फिर ये लेसी की जिम्मेदारी होगी। ऑब्लिगेशन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये लेसी ने करना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम क्यों? भाई लेसर ने तो ये किराए पे दिया हुआ ना भाई, एसेट तो नहीं है लेसी का, तो लेसर क्या करेगा? इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करवाएगा। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी वजह से? नेचुरल का मतलब सर, आम तौर पे एक एसेट के अंदर सर साल में, जैसे गाड़ी है,
उसके अंदर सर साल में आपको जो है वो कुछ खर्चे करवाने पड़ते हैं, ट्यूनिंग करवानी पड़ती है सर, उसका ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, कुछ चीज़ें छोटी मोटी रिपेयर करवानी, सारी जिम्मेदारी किसकी? लेसर की। फिर वेयर एंड टियर, ये क्या जी? सर आम इस्तेमाल से चीज़ें टूटती फूटती हैं, ये जिम्मेदारी भी लेसर की है। ठीक है जी। एक्सीडेंटल, अगर एक्सीडेंटल मसला आ भी गया, एक्सीडेंट भी होगा, ख़राब हो गई चीज़, ये नुकसान भी किसको बर्दाश्त करना है? लेसर को। ठीक है जी। इंश्योरेंस भी किसने करवानी है? वो जिसका रिस्क है उससे इंश्योरेंस भी करवानी है, तो लेसर ही इंश्योरेंस करवाएगा। अब बताएं सर, मोटी मोटी चीज़ें, राइट ऑफ ओनरशिप उसके पास है, एसेट उसका है, तो सर उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी भी उसकी, चाहे वो रिपेयर नेचुरल हो, ठीक है जी, चाहे वो रिपेयर रूटीन का हो सर, वेयर एंड टियर की वजह से आ जाए, चाहे वो रिपेयर किसी एक्सीडेंट की वजह से आ जाए, सारा लेसर ने बर्दाश्त करना है। इंश्योरेंस भी किसने करानी है? अब एक बंदा कह रहा है सारा ये है हराम खोरी का टोटल काम ना, नाम इस्लामिक है, इंश्योरेंस भी आ गया इसमें, तो सर ये तकाफुल है। ठीक है जी, हर चीज़ का आपको एक इस्लामिक वर्जन मिल जाएगा। अच्छा, तकाफुल क्या होता है? थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ले जाऊं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं। देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो ज़माना आया था ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का, वो कोई स्टेबल ज़माना नहीं था। उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कई फ्रंट्स पे लड़ रहे थे। ठीक है जी, कई फ्रंट्स का मतलब है ज़कात ना देने वालों के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे, ठीक है जी, कुछ मुर्तद हो गए थे उनके अगेंस्ट भी लड़ रहे थे, तो बड़ा एक मुश्किल वक्त था। उसके बाद तुमने फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, तो हज़रत तुमने फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे बेहतर काम क्या किया कि जो सारे गवर्नमेंट के मैटर्स थे ना, वो चीफ जस्टिस के हवाले कर दिए। वो चीफ जस्टिस कौन थे? मौला अली थे। उनके दौर में चीफ जस्टिस कौन थे? मतलब सेकंड इन कमांड मौला अली थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिफॉर्म्स पे काम किया। उसमें से एक रिफॉर्म था इंश्योरेंस। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि इस्लाम ने दिया लोगों को। उन्होंने किया सर, उनके दौर में काफिले निकले ट्रेड के लिए। जब ट्रेड के लिए निकले तो रास्ते में लुट जाते थे, तो उसमें ये होता था कि एक काफिला लुट गया तो सारा सामान गया। उन्होंने किया ये कि यार एक काम करो, एक छोटा सा ना वो बना लेते हैं, हम फंड बना लेते हैं, जिसमें से हर काफिला जो जाएगा ना अपने प्रॉफिट का एक सर्टन परसेंटेज जमा कराएगा वो। और वो पैसे जब जमा हो जाते थे तो कोई काफिला लुटता था तो उसमें से उसको सामान खरीद के दे देते थे। ये कॉन्सेप्ट आया इंश्योरेंस का। और जो पैसे वो पे करते थे किसकी क्या थे? प्रीमियम कहलाता है। ठीक है जी। इस्लामिक इंश्योरेंस में और गैर इस्लामिक इंश्योरेंस में फ़र्क क्या है? बेस कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, लेकिन वो करते ही हैं कि इस पैसे को लगा देते हैं सूद पे। इस्लाम में बेसिक इंश्योरेंस के ऊपर मसला नहीं है, वो जो जमा हुआ पूल का पैसा है उसकी इन्वेस्टमेंट पे इशू है कि यार ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये पैसा अगर मिसाल के तौर पर किसी सूदी इन्वेस्टमेंट में डालोगे तो प्रॉब्लम। ठीक है जी। खैर उस वक्त तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नहीं थे, तो वो क्या करते थे? स्टोर करके रखते थे वो पैसा। और फिर क्या होता था? कोई काफिला लुटा, उसमें से दे दिए उसको पैसे। तो ये जो इंश्योरेंस है ये क्या है? ये तकाफुल है, ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है। तो बताएं तकाफुल वाले क्या करते हैं? जो पैसे उनके पास जमा होता है क्या करते हैं? ये पैसा उठा के सर वो किसी ऐसे इस्लामिक वेंचर में डाल देते हैं, किसी मुदारबा में डाल देते होंगे, किसी मुराबा में डाल देते होंगे, वहां से रिटर्न आता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर लेसी की क्या ऑब्लिगेशन है जी? लेसी कौन है? जिसने किराए पे एसेट लिया है। ऑपरेट और रनिंग एक्सपेंसेस उसके, सीधी सी बात है, चलाव हो रहा है तो पेट्रोल भी वही डालेगा, डीजल भी वही डालेगा, बिजली भी वही देगा उसको, मशीन को। डैमेज ड्यू टू इज नेग्लिजेंस, हाँ जी, अब ये इसकी जिम्मेदारी है कि अगर ख़राब हो गया एसेट उसकी अपनी गलती की वजह से, तो जिम्मेदार कौन होगा? लेसी होगा। सर इश्यूज़ क्या हैं इसके अंदर? सर अगर लेट पेमेंट हो गई तो, फिर पेमेंट लेट हुई तो, किराया लेट चला गया तो कोई सरचार्ज होगा? नहीं सर। कोई पेनल्टी होगी? नहीं सर। फिर लीज एंड सेल एग्रीमेंट शुड बी सेपरेट। अब ये है एक बहुत बड़ा इशू। मुझे एक बात बताएं सर, अक्सर और बेशतर लीज एग्रीमेंट्स में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप या तो कंपलसरी होती है, एंड पे आके जी आप एसेट ले लें। ठीक है जी, एंड पे आके एसेट आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। पाकिस्तान में जितनी गाड़ियों की लीज है अल्टीमेटली उसमें क्या होता है? एंड में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। मुशारका में भी तो यही होता है। ठीक है जी, लेकिन मुशारका में एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ग्रेजुअली हम ओनरशिप ले रहे होते हैं। अच्छा, ये कहता है जी जब आपने एंड पे किसी को एसेट देना भी है, दे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उस एग्रीमेंट को इस एग्रीमेंट में मिक्सअप ना करें, उसको अलग रहने दें, इसको अलग रहने दें।
आप थ्रू आउट एक लीज एग्रीमेंट रखिए, किराए का एसेट है, जब एंड पे पहुंच जाए क्या कर लें आप, बेचने का एग्रीमेंट कर लें। डोंट मेक दिस सेल एग्रीमेंट एज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एग्रीमेंट ऑफ लीज, उसका पार्ट ना बनाए इसको, क्या करें इसको अलग रखें। तो इससे होता क्या सर, देखो जब एक आप लीज एग्रीमेंट में डाल देते हैं ना कि आप इसको खरीदेंगे, एंड पे आके लेसी को आप कह देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, रेंटल एडजस्ट हो जाता है। रेंटल क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि रेजुअल वैल्यू होती है जो लेसी को बच रही होती है एंड में। लेसर कहता है जी मुझे तो पूरे पैसे अपने कवर करने हैं रेंटल के थ्रू, ठीक है जी, एंड में हमने क्या करना है, लेसी को एसेट फ्री में दे देना है। तो लेसर इतना शरीफ तो है नहीं, वो क्या करता है, रेंटल की अमाउंट को बढ़ा देता है। सर अगर सस्ता देना हो तो तब भी रेंटल की अमाउंट बढ़ जाती है। इस्लामिक फाइनेंस ये कहता है कि यार आप इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स को मिक्स ना करें, ठीक है जी। इसमें फिर जो है वो मसले आते हैं कि जी ये बंदा जो है वो साथ साथ में एसेट खरीद रहा है, क्या कर रही है। सर अगर मैं सेल का एग्रीमेंट इसमें सेपरेट रखूं, ठीक है जी, और इसका एग्रीमेंट सेपरेट रखूं, तो उसमें पता है होता क्या, फिर एक बंदा कहेगा यार लेट पैसे दिए हैं लेकिन अल्टीमेट ओनरशिप इसके पास जा रही है, तो पेनल्टी ऐसे देनी है, पेनल्टी वैसे देनी है। इस्लामिक फाइनेंस के अलावा आप कन्वेंशनल फाइनेंस में जाए ना, आप यकीन करें ये जो एंड का सेल एग्रीमेंट का पार्ट होता है ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड में कि एक बंदा आके उसको हम कहते हैं जी आपके पास ऑप्शन है क्या खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, इस रेट में खरीदने का, अगर आप इतने पैसे दे दें तो गाड़ी आपकी, ठीक है जी, आप अगर इतने पैसे दें तो गाड़ी आपकी, ठीक है जी। और एंड पे आके मल्टीपल लीज एग्रीमेंट्स भी बन रहे हैं। तो उसने कहा भाई आपने जो काम करना है सारे काम कब करें, एंड पे जाके करें। आज आप एग्रीमेंट करें सिर्फ लीज का, ये जो सेल का एग्रीमेंट है ये आज ना डालें इसके अंदर, ठीक है जी। इससे ये होता है कि फिर कंसिडरेशंस जो है वो हमें ये पता नहीं चलती कि ये वाकई रेंट का पैसा है या ये अल्टीमेटली जो एसेट खरीदा जाना है उसका आहिस्ता आहिस्ता पैसा दिया जा रहा है। आप ये ना करें, आप इन दोनों को क्या करें, सेपरेट रखें। सर फिर लीज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन कौन कर सकता है, लीज टर्मिनेट नहीं, ओरिजिनल लीज में लेसर कर सकता है। क्यों, एसेट उसका है भाई, दरम्यान में उसने कहा यार मेरी अम्मी एसेट वापस मांग रही हैं, ले गया उठा के, उसको किसी का अब्बा भी नहीं रोक सकता, ठीक। हाँ सर अर्ली जो लीज टर्मिनेट होगी तो पेनल्टी दे देगा वो, लेकिन उसको कोई कानून रोक नहीं सकता एसेट उठा के लेके जाने से। लेकिन सर इस्लामिक फाइनेंस क्या कहता है जी, लीज एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड विद म्यूचुअल कंसेंट। कहा जी म्यूचुअल कंसेंट से, क्यों, जब आप एक राइट टू यूज डे वन पे कम्युनिकेट कर दिया ना आपने, तो उस बंदे के पास एक वेस्टेड राइट आ गया कि जी मैं इस एसेट को इतने टाइम तक यूज करूंगा। आप उसको दरम्यान में धोखा नहीं दे सकते कि आप आगे आपने कहा मैं अपने एसेट उठा के लेके जा रहा हूं। सर नॉर्मल लीज में ये राइट किसके पास है, लेसर के पास। अगर लेसर जल्दी लेके जाते हैं पेनल्टीज देता है वो, लेकिन इस्लामिक मोड के अंदर लेसर यूनिलैटरली ये डिसाइड कर ही नहीं सकता। ये डिसीजन किसका होगा, म्यूचुअल होगा। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर वो आपसे कहे कि एक नॉर्मल लीज और इस्लामिक लीज में फ़र्क बताएं, तो क्या क्या फ़र्क बताओगे। पहली चीज़ तो एसेट स्पेसिफिक होने की कंडीशन नहीं है। स्पेसिफिक होने का मतलब, मैंने मिसाल के तौर पे आपसे ये कहा कि यार मुझे एक कैमरा चाहिए रेंट पे, आपकी कैमरे की दुकान है, आपने कहा यार 5 कैमरे पड़े, कोई एक ले जाओ। मैंने कहा मैं रोज़ लेके जाऊंगा, 5 साल का एग्रीमेंट, कभी मैं एक कैमरा उठा के ले आता हूँ, कभी बी, कभी सी, कभी डी। ये क्या है जनाब, ये स्पेसिफिक एसेट नहीं है। लेकिन अगर मेरा एग्रीमेंट आपसे हो कि यही वाला पैनासोनिक का 4K कैमरा मुझे चाहिए, तो अब ये स्पेसिफिक एसेट। इस्लामिक फाइनेंस में एसेट स्पेसिफिक होने की कंडीशन नहीं है। वो जो लेसर है वो आपको एसेट चेंज भी कर सकता है दरमियान में, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास सर जो फर्क है इसमें वो क्या है, स्पेसिफिक एसेट का है। दूसरा सर, दूसरा प्यारे भाई सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो कहानी है ये डिपेंड करता है सर एग्रीमेंट में क्या लिखा है। ये लेसर के ऊपर भी जा सकती है, लेसी में भी जा सकती है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस में सर ये लेसर के ऊपर है, ठीक है जी। इंश्योरेंस करवाने की जिम्मेदारी सर नॉर्मल एग्रीमेंट में लेसी भी कर सकता है, लेसर भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स। यहां पर किसने करनी है, लेसर ने करनी है, ठीक है जी। चौथा जी हमारे पास सर लेट पेमेंट पे सरचार्ज, लेट पेमेंट पे पेनल्टी, पेनल्टी ऑन लेट पेमेंट जी। ये इस्लामिक फाइनेंस में है ही नहीं।
लेकिन नॉर्मल कन्वेंशन लीज के अंदर क्या है, पेनल्टी है सर पेमेंट के ऊपर, लेट पेमेंट के ऊपर। फिर सर मेरे पास सेपरेट अग्रीमेंट फॉर, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी आपने सेल परचेज का कोई अग्रीमेंट नहीं डालना है इसके अंदर। छठा सर लीज टर्मिनेशन, ये किसके हाथ में ये म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, जबकि वो क्या कह रहा है क्या होना चाहिए सर, लेसर के हाथ में। ये सेपरेट अग्रीमेंट फॉर लीज सेल, नीचे हमने डिस्कस किया ना कि सेल और लीज का अग्रीमेंट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यानी लीज का अग्रीमेंट हो, एंड पे आगे फिर आप डिसाइड करो कि आपने एसेट बेचना है नहीं बेचना है, मिला के नहीं करे। कन्वेंशनल के अंदर जो शुरू से एग्रीमेंट में होता है कि एंड पे आगे आप एसेट खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते हो, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है डे वन में। क्या करना दोबारा बताओ। ये सब लेसर ने करवानी है, लेकिन लेसी की गलती की वजह से अगर कोई मेंटेनेंस करनी पड़ गई तो उसको खुद करानी है। मिसाल के तौर पर लेसी को हमने कहा जी ये मशीन 12,000 यूनिट बना सकती है, आप इससे ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करना, उसने लगा दे जी 17-18,000 यूनिट के ऊपर, अब मशीन ख़राब हो गई, अब ये कौन करवाएगा, अब ये लेसी खुद करवाएगा। ऐसा नॉर्मल लीज के अंदर दो लोगों का अग्रीमेंट है बेटा, वो उसको जैसे करना चाहें, ठीक है जी, उसमें कोई कैद और मुशक्कत नहीं है, जो जैसे आप लोग करना चाहें दो लोग मिलके। अच्छा जी, तो फाइनल में शायद उसने 5 पेपर्स दिए पिछले अटैम्प्ट में, 5 के 5 पास किए उसने, वो इतनी तेज़ बंदी हो। उसने कहा मनूस आ नहीं रहा मेरिट तो पेपर ही ज़्यादा पास कर लेते हैं। आ जाओ भाई। सर एक चीज़ है मुदारबा, ये क्या जी मुदारबा, मुदारबा का क्या मतलब है भाई, मुदारबा का मतलब है भैया एक बंदा पैसा लेकर आएगा और एक बंदा क्या करेगा, मेहनत करेगा, स्किल्स लेकर आएगा, ये क्या है जी मुदारबा है। मुदारबा में एक होता है रब्बुल माल, रब्बुल माल का मतलब जो पैसा लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है जी। मैं इसके बारे में इस तरह कह सकता हूँ, पार्टनरशिप इन प्रॉफिट्स, ठीक है जी, वेयर बाय वन पार्टी प्रोवाइड्स कैपिटल एंड द अदर पार्टी प्रोवाइड्स लेबर। अच्छा इसमें ये क्यों लिखा है कि पार्टनरशिप इन प्रॉफिट्स, ये क्यों लिखा है ना, सुनो 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 सुनो, देखो मुझे एक बात बताएं, एक बिजनेस है उसमें आधा पैसा ए लाया आधा बी लाया, इनके प्रॉफिट का रेशियो कुछ भी हो सकता है, मे बी दोनों 50-50% लेकर आए, कैपिटल ए 80% प्रॉफिट का लेता और बी 20% लेता, ये हो सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब लॉसेज आएंगे ना तो ये हमेशा कैपिटल के रेशियो में ही बटेगा, ये हमेशा कैपिटल के रेशियो में ही बटेगा, ये कोई प्री डिटरमिन्ड रेशियो अलग नहीं हो सकता, ये कैपिटल का रेशियो ही हो सकता है, ये मजहब में लिखा है हमारे, ठीक है। अब बताएं अगर एक बंदा कैपिटल ही नहीं दे रहा तो उसको लॉस कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब है ये पार्टनरशिप इन प्रॉफिट्स है। लॉस सारे का सारा किसका है, रब्बुल माल का, जिसका पैसा लगा हुआ है, सारा लॉस उसी का है। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो सर हमने एक दफ़ा पैसे मिलाए कैपिटल, ठीक है जी, मैंने और काशिफ ने 70% पैसा मेरा 30% उसका, हमने कहा प्रॉफिट आधा आधा और लॉस भी आधा आधा, आइडिया नहीं था कि जी लॉस में ये मामला होता, तो हमने कारोबार किया, उसमें लॉस हो गया जी 11 लाख का। अब हम बैठे में 5.5 तेरे 5.5 मेरे, उसका कैपिटल ही ख़त्म हो गया, नेगेटिव में आ गया वो। छोटा सा हमने एक काम शुरू किया था तो अब वो परेशान। अच्छा मुझे किसी मुफ्ती साहब ने कहा, मैंने वो सुना कि जी आप प्रॉफिट्स में तो पार्टनरशिप कर सकते, लॉसेस में नहीं कर सकते आप, लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब मैंने देखा यार उसको मुझे 2 लाख रुपए देने, तो ये वीडियो किसको देखनी चाहिए थी, उसको देखनी चाहिए थी क्योंकि उसके पैसे फंसे हुए थे। वीडियो मैंने देखी, मैं उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तेरे 2 लाख रुपए बच रहे हैं। उसने कहा वो कैसे, मैंने कहा यार ये मामला। उसने कहा नहीं मैं हराम नहीं खाऊंगा। मैंने कहा हराम तू मेरे को खिला रहा है हरामखोर, ये इस तरह करके। तो याद रखना जो रब्बुल माल है लॉस सारा उसका है,
मुदारिब का क्या है? वो सर अपनी मेहनत के पैसे लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्या मुदारिब पैसे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है? हाँ, अगर रब्बुल माल उससे कहे तो उससे मतलब अलाउ करे तो वो क्या कर सकता है? अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, बड़ा फेमस टीचर है जी, उसको एक बंदे ने जो पैसे वाला है उसने पकड़ा जी, आए सर कॉलेज खोल लेते हैं मिलके। टीचर ने कहा सही, मेरे पास तो सिर्फ मुंह के फायर हैं। उसने कहा सर यही चीज़ चाहिए, आप आ जाएं। कॉलेज खोल लिया दोनों ने, प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? दोनों खा रहे हैं। लॉस हुआ तो टीचर ने अपनी चप्पलें पहननी और घर चले जाना है। नुकसान सारा किसका? अच्छा, अब टीचर ने कहा जी मैं पैसे कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ जी, मैं भी चाह रहा हूँ कि यार मेरा प्रॉफिट का थोड़ा रेशो अच्छा हो जाए। तो रब्बुल माल ने कहा तुम भी पैसे ले आओ थोड़े से। अब जब वो पैसे लेकर आएगा तो अब उसको लॉस होगा? बिल्कुल, अब उसको लॉस होगा, क्योंकि अब वो कैपिटल कंट्रीब्यूटर है। ठीक है जी। अच्छा जी, सर ये रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा क्या है? जो रब्बुल माल है वो बताता है जी आपने यहां पर काम करना है, यहां पैसे इन्वेस्ट करने, यहां नहीं करने, यहां करने, यहां नहीं करने, इस एक्सटेंट पे काम करना है, इस पे नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैं रब्बुल माल हूं। अब मिसाल के तौर पर क्या नाम है तुम्हारा लड़के? मोहम्मद अहमद। अच्छा जी, चलो अहमद को जना मैं कहता हूं जनाब यार तुम मुदारिब हो, मैं रब्बुल माल हूं, चलें जी एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं जी सीए पढ़ाना शुरू करते हैं कॉलेज में। लेकिन याद रखियो ECCA नहीं पढ़ाएंगे। अब मैं शाम में आ रहा हूं तो ये लगा हुआ जी ECCA के बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है जी, और उसमें नुकसान भी हो सकता है, नफ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिसाल दे रहा हूं। तो मुझे होता है रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा क्या है कि जो मैं बोलूंगा वो ये करेगा। ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा क्या है सर? मैं उसको बोलूंगा यार जो तेरा दिल करे, जहां से मुनाफा मिले बस घुस के कमा के निकाल के दे मुझे पैसे। ठीक है सर। द इन्वेस्टर हैज स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स इन मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड द वर्किंग पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ सच स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, ये सारी चीजें कंडीशंस कहाँ लिखी होती हैं? मुदारबा एग्रीमेंट में। अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा, इन्वेस्टर हैज ग्रांटेड द वर्किंग पार्टनर राइट टू अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस। हाँ, ये जरूरी है कि हद से ज्यादा रिस्की ना हो, अनलॉफुल ना हो, ऐसा बिजनेस नहीं हो। मैंने इसको पैसे दिए, मैंने कहा बेटा आपको जो पढ़ाना है, जो क्वालिफिकेशन करनी है कर लो। इसने कहा सर अनरिस्ट्रिक्टेड है। मैंने कहा जी हाँ। अब मैं कल आ रहा हूं तो सर ARTT से 4 हीरोइनची उतर रहे नीचे। मैंने कहा क्या? वो बोला हीरोइन लेने गए थे ऊपर, वो आपका पार्टनर ये बेच रहा है। तो नहीं सर, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। फिर एक्सट्रीमली हाई रिस्क नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीमली हाई रिस्क का मतलब सर 1000 वेरिएबल्स पे एक चीज़ डिपेंड करे और आप वहाँ पैसा डाल दो, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। फिर वर्किंग पार्टनर इज लायबल फॉर एनी लॉसेज दैट आर सफर्ड फ्रॉम। अच्छा मुझे बताओ, क्या वर्किंग पार्टनर पे रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा में पेनल्टी लगती है? हाँ लगती है, अगर वो बताए हुए उसूलों से हट के काम करे। अनरिस्ट्रिक्टेड में पेनल्टी लगती है हाँ, अगर वो क्या करे, कोई अनलॉफुल बिजनेस करे या सर हाई रिस्क के अंदर जाए, तब उसको देनी है सर पेनल्टी। पक्का जी? हमारे कितने पॉइंट्स हो गए सर? इजारा, मुशारका, मुदारबा, मुराबा, सही 4 हो गए सर। बड़े आगे सर, ये कॉपी करना तो करने। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना ज़रा, सुनो दोस्त, मैं आपको अब बता रहा हूँ ये कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जो आम तौर पे कंपनीज के लिए नहीं है। ठीक है, स्टार्टअप्स का नाम सुना? स्टार्टअप क्या होता है? छोटी सी एक वेंचर किसी ने शुरू किया, एक कंपनी शुरू की 4-5 लोगों ने मिलके। ठीक है जी सर, जब स्टार्टअप शुरू होता है ना तो 4-5 लड़के लौंडे लपाड़े उठ के एक कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, और उसमें लगता है उनको क्या एक प्रॉमिसिंग वेंचर है, आगे जाके अच्छा काम करेगा, अच्छा पैसा कमा के देगा। ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाते हैं बिजनेस एंजल्स के पास। ये लोग हैं, इंसान हैं बिजनेस एंजल्स। ठीक है जी, ये हाई नेटवर्थ लोग हैं, आबिद सेठ जैसे लोग हैं। ठीक है जी, अकील करीम डेडी जैसे लोग हैं, आरिफ हबीब जैसे लोग हैं, जहांगीर सिद्दीकी साहब जैसे लोग हैं। यहाँ ये जाते हैं लोग इनके पास और कहते हैं कि सर हमें पैसा चाहिए। ठीक है जी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है जी, अच्छा ये क्या करते हैं जनाब, बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर पैसा। अच्छा तुम मुझे खुद एक बात बताओ, जितने ये स्टार्टअप शुरू होते हैं 90% बंद होते हैं।
10% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का दूसरा साल तीसरा साल गुजारते हैं, ठीक है जी। 90% विद इन फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब है भैया इस स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे अगर कोई बंदा पैसे लगा रहा है तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तो बिजनेस एंजल्स बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टार्टअप के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई, चूंकि पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड भी ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऐसे लोग खुद से पैसे नहीं देते, कंपनीज बना लेते हैं लेकिन खुद फाइनेंसिंग नहीं करते। तो कह रहे जी 2 लिटिल बिजनेस एंजल्स आर अवेलेबल, ठीक है जी, टू मीट अप द पोटेंशियल डिमांड फॉर इक्विटी कैपिटल स्मॉल कंपनीज, ठीक है जी। तो लोग बहुत कम हैं ऐसे, जितनी डिमांड है ना पैसे की उसके मुकाबले में देने वाले बहुत कम है, ठीक है जी। ये वेंचर कैपिटल से ज़्यादा रिस्की है और प्राइवेट इक्विटी से भी ज़्यादा रिस्की है। 2 चीज़ें अभी हम आगे जाके पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब बताएं जी, अगर कोई मुझसे पूछे कि बिजनेस एंजल है क्या? इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो क्या करते हैं, स्टार्टअप्स को फाइनेंस करते हैं, अर्ली स्टेज पे फाइनेंस करते हैं, रिस्की सर प्रोपोजिशन है। 90% वेंचर्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो सर इनके पास चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम है। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गया बिजनेस, ये बंदे ने दिया है सर 20-25% के पैसे दिए हैं, 20-25% इक्विटी इसके हाथ में। जैक मा का नाम सुना ना? जैक मा नहीं, अली एक्सप्रेस का जो ओनर है, अली बाबा का जो ओनर है। अली बाबा के ओनर ने एक रिसेप्शनिस्ट रखी जब नया नया बिजनेस खोला, एक कंप्यूटर एक रिसेप्शनिस्ट। उसको बोला बस आप कॉल्स अटेंड करें, मार्केट से आधी सैलरी दूंगा आपको। तो उस लड़की ने कहा मेरा फ़ायदा क्या होगा? उसने कहा ये स्टार्टअप है और ये हिट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उस लड़की ने उस बंदे पे, जैक मा पे यकीन किया, ठीक है। जैक मा ने उसको कहा 5% इक्विटी तुम्हारी, 5% इक्विटी, बड़ा अमाउंट जी। लेकिन उस वक्त सर चूंकि उनकी टोटल कंपनी की वर्थ होगी कोई $2,500, तो उसने कहा जी 5% का मतलब है जी कोई $50 तुम्हारे हो गए। तो काम चलता रहा 2-2.5 साल कंपनी घसीटी, कोई खातिर ख्वाब हिसाब किताब बना नहीं। लड़की ने कहा मैं जॉब छोड़ रही हूँ। जैक मा ने उसको कहा नहीं छोड़ो, तुम पछताओगी बाद में। जैक मा अच्छा कम्युनिकेट करने वाला बंदा था, लड़की रुक गई। फिर आज बिज़नेस का ये हाल है कि वो $1 बिलियन बिज़नेस है, अमेज़ॉन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हो जाए वो मतलब ई बिज़नेस मॉडल है, और 5% की वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। और रिसेप्शनिस्ट जो है वो बैठे बैठे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे चली गई, ठीक है जी। जैक मा ने किसी से पैसा नहीं लिया, इफेक्टिवली बिजनेस एंजल उसको मिल गई किस फॉर्म में, सर्विस देने की फॉर्म में, कि वो उसको जो है वो कम सैलरी के अंदर जो है उसके साथ काम करने को तैयार हो गई। ऐसा है नहीं। तो सर बिजनेस एंजल्स के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो, आपने देखा इंक्यूबेशन सेंटर्स का नाम सुना? ये क्या होते हैं? जैसे आई कैप में एक आई थ्राइव, आई कैप ने एक इनिशिएट किया आई थ्राइव के नाम से। उसमें क्या किया? उसमें कहा यार जिसके पास बिजनेस आइडिया लेके हमारे यहाँ आई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बैठे हैं, वो आपके बिजनेस में पैसा डालेंगे। तो पैसे वाले लोगों को बिठाया 4-5 को, लोग गए अपने अपने बिजनेस प्रेजेंट किया। उसमें एक बिजनेस मुझे बड़ा पसंद आया यार, एक लड़के ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उसने एक नाम वाइटैलिटी, यार बहुत ज़बरदस्त काम उस बंदे ने किया। उसने किया ये कि सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उठाए सीए के, उनका एक वो बनाया, टीम बनाई, और कहा भाई टीचर आपको जवाब नहीं देता, ठीक है जी, हम आपको जवाब देंगे, आपको जो सवाल पूछना हमसे पूछें। 200 रुपये महीना है, 1600 रुपये कर दिया पर सब्जेक्ट। तो 200 रुपये महीने के हिसाब से उन्होंने क्या किया, बच्चों से पैसे लेना शुरू किए। अच्छा, उसमें 2-3 हमारे स्टूडेंट भी चले गए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई बिजनेस कैसा चल रहा है? कहते हैं यार 20-20, 15-15 बच्चा है, और वो बच्चा है जो सवाल ही नहीं पूछता, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वो लड़का खड़े होकर उसको तरीके से चला लेना तो वो बड़े कॉलेजेस को कंपटीशन दे सकता है। जो मैं एक चीज़ नोट करता हूं कि आखिर के टाइम पे आके ना वो होता ये है कि मैंने एक टीचर से पूछा, बड़े मशहूर टीचर हैं, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप जब कोर्स ख़त्म हो जाता है वो बच्चों को जवाब देते हैं? कहता है नहीं, मैं तो चिल्ले पे चला जाता हूँ, मैं तो देता ही नहीं जवाब। मैंने कहा यार ये गलत नहीं है। कहता है आप देते हो? मैंने कहा यार मैं देता हूँ, मेरे असिस्टेंट भी होते हैं, कुछ ना कुछ करके मिल बांट के काम निकाल लेते हैं हम। उसने कहा मैं तो नहीं देता भाई। कहाँ? कोर्स के दौरान मैं देता हूँ,
अब मुझे एक बात बताएं सर, ये बिजनेस चल जाता लेकिन वो बच्चा बेचारा शायद जल्दी थक गया, छोड़ दिया उसने। अब बताएं ये वेंचर कैपिटल क्या होता है सर? ये क्या है? जब बिजनेस थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है ना तो वेंचर कैपिटल के पास जाते हैं, जी अब हम 2-3 साल गुजार चुके हैं, अब हम उस 10% में आ चुके हैं जो मरे नहीं शुरू में, अब हमें पैसा चाहिए। तो जो वेंचर कैपिटल होता है ना, ये मीज़ानाइन फाइनेंस देता है। मीज़ानाइन फाइनेंस क्या होता है? आइडिया? एनी आइडिया? मीज़ानाइन होता क्या है? फ्लोर देखा है मीज़ानाइन फ्लोर? ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में एक फंसा हुआ फ्लोर होता है। कभी देखा है मीज़ानाइन फ्लोर? कहाँ भाई, कौन अफ्रीका के जंगलात में रहते हो, कहाँ रहते हो हैं? मीज़ानाइन फ्लोर नहीं देखा आज तक किसी ने? बेटा एक होता है ग्राउंड फ्लोर, एक होता है फर्स्ट फ्लोर, उसके बीच में कोडुओं के लिए एक फ्लोर बनाया जाता है जिसमें बंदा खड़ा होता है ना, सर छत से टकरा रहा होता है, इतना सा एक फ्लोर होता है दरमियान में, उसको कहते हैं मीज़ानाइन फ्लोर। ठीक है जी। अक्सर वो बेशतर जो छोटे छोटे वेंचर्स होते हैं वहीं खुलते हैं। ठीक है जी। छोटे छोटे स्कूल्स हैं जो खुले हैं वहीं खुले हुए। अब ये कहलाता है मीज़ानाइन फाइनेंस। का मतलब क्या है? आपको अनलिस्टेड से उठा के, प्राइवेट कंपनी से उठा के पब्लिक कंपनी तक लेके जाने का सफर ये आपको तय करवाता है। ठीक है जी। वेंचर कैपिटल प्रोवाइड फाइनेंस टू डू अ स्टार्टअप दैट इज प्रोड्यूसिंग अ रीजनेबल रिजल्ट। नया स्टार्टअप नहीं है ये, थोड़ा सा टाइम गुजार चुका है। टेकिंग योर प्राइवेट कंपनीज टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है जी। फिर प्रोवाइड्स कैश टू स्टार्टअप दैट आर लेस रिस्की। लेस रिस्की कब होते हैं? जब वो अर्ली स्टेज निकाल चुके होते हैं सर। फिर दे प्रोवाइड कैपिटल विद लॉन्ग टर्म सपोर्ट फ्रॉम बैंक। इसका क्या मतलब? खुद पैसे भी देते हैं, आपके लिए जाएंगे बैंक के पास भी कि इसको लोन भी दे दो, मैं गारंटर हूं, आप टेंशन नहीं लो, उसको लोन भी दे दो, मैं बैठा हूं इसकी जगह पे, कोई मसला नहीं। फिर याद रखना सर, जब एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास आप जाते हो ना कि मेरे बिजनेस में पैसा डालें, मिसाल के तौर पर मैं और तारिक साहब जाएं और किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को कहें कि यार पैसा इन्वेस्ट करो हमारे अंदर। ठीक है जी। हम ARTT बंद करके ग्रैंड कॉलेज खोल रहे हैं जिसमें हम माँ बाप को ये कहने वाले हैं कि अपना बच्चा दो और चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके जाओ 16 साल बाद, अपना बच्चा इधर जमा कराओ। ठीक है जी। और 16 साल बाद क्या लेके जाओ? चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके जाओ, 12 महीने पैसे भेज दिया करो। ठीक है जी। ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाने, मिसाल दे रहा हूं। अब हमने इस पर काम शुरू किया, थोड़ा हिट हो गया प्रोजेक्ट, लोग छोड़ के चले गए बच्चे। ठीक है जी। बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के दे रहे हैं। अब हमारा थोड़ा बिजनेस चल गया, तो अब सर हमने क्या किया, एक सेठ को पकड़ा, सॉरी एक अच्छा वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज होती हैं। ठीक है। हम उसके पास गए, हमने कहा जी हमारे पैसा चाहिए। उन्होंने कहा जी पैसा तो आपको देंगे, लेकिन पैसा हमें वापस कैसे दोगे? हमने कहा यार ये आप पैसा इन्वेस्ट करें, आप दिल खोल के इन्वेस्ट करें, हम इंशाअल्लाह ताला 3 साल बाद इसको एक लिस्टेड एंटिटी बना देंगे और आपका पैसा निकाल के दे देंगे। उन्होंने कहा पैसा निकालोगे कैसे? मैंने कहा भैया जब लिस्ट हो जाएगी कंपनी तो आपके पास शेयर होंगे, बेच देना पब्लिक में। उन्होंने कहा अगर लिस्ट नहीं हुई तो फिर मैंने और तारिक साहब ने कहा हम आपके हिस्से के शेयर्स आपसे खरीद लेंगे। तो हमने क्या किया, वेंचर कैपिटलिस्ट को तीसरा पार्टनर बना दिया। तो अब ARTT के साथ एक और भी ऐड हो गया नाम, वो वेंचर कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा चलता रहा काम, कुछ साल बाद ARTT लिस्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे जो आपके पास शेयर दे बेच दें आप पब्लिक, कोई टेंशन नहीं, और नहीं हुआ लिस्ट तो मैं और तारिक साहब उससे खरीद लेंगे। यानी हम उसको एक क्लियर एग्जिट रूट देते हैं, बताते हैं कि एग्जिट कैसे करना है। ऐसा क्या लिखा जी? ये कह लीजिए, द कंपनी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ क्लियर स्ट्रेटजी एंड कन्विंसिंग बिजनेस प्लान। ठीक है जी। टू वेंचर कैपिटलिस्ट कंसिडरिंग हाई रिस्क एंड इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन न्यू कंपनीज। अ वेंचर कैपिटलिस्ट ओनली इन्वेस्ट इफ देयर इज अ क्लियर एग्जिट रूट। हम उसको बताते हैं जी पैसा डाल तो रहे हो, 6-7 साल लग जाएंगे पैसे वापस निकालने में। ठीक है जी। लेकिन पैसे आपको निकाल के देंगे, हम नहीं निकले तो हम आपको दे देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? टिपिकल इन्वेस्टमेंट स्पैन कितना है सर? 3 से लेके 7 साल तक का। फिर अच्छा, गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर MBO। ये क्या जी MBO? व्हाट इज मेंट बाय MBO? हाँ जी, मैनेजमेंट बाय आउट क्या होता है? एक इंतहाई लूसी तरीन कंपनी का नाम था डालडा। डालडा नाम सुना है ना? कुकिंग ऑयल जो बनाता है। डालडा को खरीदा यूनिलीवर्स ने,
डालडा को जब यूनिलीवर ने ख़रीदा था उस पर इल्ज़ाम लगा था कि ये कुत्ते की चर्बी का तेल निकाल के जो है ना आप कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि कुत्तों की चर्बी और सूअरों की चर्बी से जो है वो ये तेल बनाते हैं। इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर, इल्ज़ाम गलत था, ऑब्वियस सी बात है, लोकल मार्केट में कॉम्पीट कर रहा था। यूनिलीवर ने ख़रीद लिया। यूनिलीवर ने कहा यार अब कोई कुत्ता नहीं मरेगा, हम अपने हाथ में ले रहे हैं पूरा सिस्टम, हम चलाएंगे इसको। हुआ क्या, डालडा की वैल्यू लोगों की नज़रों में सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। ऐसा है, इसको कहते हैं जनाब रिहेबिलिटेशन। इसने क्या किया, एक डिसफंक्शनल कंपनी को पिक किया और उसको रिहेबिलिटेट करके चला दिया। अब जब चला दिया तो इससे यूनिलीवर को फ़ायदा क्या हुआ, 100 रुपये में कंपनी खरीदी, अब इसकी वर्थ हो गई जी 1000। मिसाल दे रहा हूँ, इसी डालडा में एक बंदा था चीफ एग्जीक्यूटिव इसका, और इस डालडा के कुछ डायरेक्टर्स से टीम थी पूरी। इन्होंने कहा यूनिलीवर को आप हमारा वेंचर हमें छोड़ दें, पैसे ले लें हमसे, हम इसकी मैनेजमेंट हैं, आप एक काम करें छोड़ दें कंपनी, हमसे हम पैसे ले लें आप। यूनिलीवर ने कहा ठीक है पैसे ले आओ, हम छोड़ देते हैं कंपनी। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट जगहों से पैसे जमा किए, लोन वोन लिए और ये 1000 रुपये पे करके कंपनी के मालिक बन गए। मालिक कौन बना, मैनेजमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय आउट। ठीक है जी। अब बताओ बाय आउट करने के लिए बैंक इनको पैसे देगा, बहुत मुश्किल है। बैंक एक स्टैब्लिश बिजनेस को पैसे देता है, ऐसे नहीं देता पैसे। ये तो 4 इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, ऐसे लोगों को पैसे कौन देता है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है जी। पाकिस्तान में है कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, थे डूब गए। एएमजी वेंचर कैपिटल बड़ा वेंचर कैपिटल था सर, डूब गया, गरक हो गया। जैसे शार्क टैंक क्या होता है जी, बिजनेस एंजल है। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये बात समझ आ गई दोनों। अच्छा जी सर, फिर हमारे पास टाइम है, चलो ये हमें तकरीबन कोई आधा घंटा और लग जाएगा दोनों पे। ये कॉपी कर लो ताकि मैं बंद कर दूँ फिर। अच्छा, ये 2 की मैं नीचे रिकॉर्डिंग दे दूंगा और बाकी आपको जो है ना मैं कल से फॉरेक्स पढ़ाना शुरू करूँगा। इसके ऊपर एक आध होमवर्क और है जो मैं आपका 2 होमवर्क इनफैक्ट मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक है जी, का देख लीजिएगा। धन्य जी।